1735 तक जिंक को एक अलग तत्व के रूप में नहीं मानते थे। हमारे वैज्ञानिकों ने सोने से, लोहे से, टीन से, चांदी से, तांबा से, कांसे से औषधि भस्म बनाने का काम किया। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई, इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगी। उस रिपोर्ट में यह था कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो चाइनीज वायरस है, ये जो वुहान वायरस है, कम्युनिस्ट वायरस है, कुंगफू वायरस है, मैं ये चारों नाम इसलिए जानबूझ कर लेता हूं, मैं एक नाम भी ले सकता हूं ताकि आप जब भी इस वायरस को सोचे तो आपको चार नाम दिमाग में आए। कुंगफू करता हुआ एक योद्धा आए, कम्युनिस्ट व्यक्ति आए, यहां का जो भारत का भी देश के विरोध में जब कोई कम्युनिस्ट व्यक्ति बोले, कन्हैया कुमार या हार्दिक पटेल बोले, तो आप उसकी तुलना कोरोना वायरस के साथ कर सके कि ये इतने खतरनाक होते हैं। जो देश के विरोध में बोले तो आपको ध्यान आए कि ये कम्युनिस्ट लॉबी कितनी खतरनाक है। तो इसके लिए आपको मैं बार बार कहता हूं। तो अब एक रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट अपने भारत के ज्ञान विज्ञान के ऊपर मोहर लगाती है। मैं अभी स्टेनलेस स्टील की कंपनी में मैंने काम किया है। ये स्टेनलेस स्टील का गिलास है। मुझे मुझे पूज्य स्वामी जी महाराज से उपहार में एक चांदी का गिलास मिला एक बार दीपावली के ऊपर, उनका अनन्य प्रेम है। उस चांदी के गिलास को मैंने पैक करके रखा हुआ था, कभी मैंने उसको प्रयोग नहीं किया क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूज्य स्वामी जी महाराज खुद भी नहीं करते। तो वो कहते कि हम तो सामान्य बर्तनों में भोजन करते हैं। तो उन्होंने अपने बर्तनों को बांट दिया और बर्तनों को बांट दिया तो एक गिलास उन्होंने मुझे दे दिया। वो गिलास मेरे घर में रखा हुआ था, मैंने उसको कभी प्रयोग नहीं किया। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस के ऊपर जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसको गिलास को निकाल लूं। और अब पूरे दिन मेरी कोशिश रहती है कि 90% मैं उस एक गिलास को भरकर रखता हूं और जब प्यास लगती है तो उसी का पानी पीता हूं। इसलिए नहीं कि चांदी का गिलास में पानी पीना कोई अमीरी का प्रतीक है, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन यह विज्ञान है। उस विज्ञान को मानते हुए एक रिसर्च की रिपोर्ट आई, वो क्या कहती है, कोरोना के वायरस के ऊपर साइंटिस्ट ने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन एंड वायरोलॉजी के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, उसने एक रिसर्च की। क्या रिसर्च की कि कोरोना का वायरस लिया, उस वायरस को कार्डबोर्ड के ऊपर, प्लाई के ऊपर रखा, गत्ते के ऊपर रखा, पेपर के ऊपर रखा, स्टेनलेस स्टील के ऊपर रखा, उसको तांबे के ऊपर रखा और उसको हवा में छोड़ा। अब इस रिपोर्ट के रिसर्च के जो नतीजे आते हैं ना, वो भारत के धातु विज्ञान के ऊपर मोहर लगाते हैं। भस्म की बात तो हो सकता है हम कल कर लें, मैं आज नहीं करूंगा, परसों कर लेंगे, क्योंकि जब बातचीत करते हैं तो बातचीत करते करते लंबी हो जाती है। और अगर आपको आनंद आया हुआ है तो मैं रोज 8 से 9, सवा 9 बजे तक लाइव किया करूंगा। बस मुझे आपसे ये चाहिए कि ये जो बातें हैं ये जन जन तक पहुंचे, इसलिए आप बीच बीच में एक बार नहीं, 2 बार 3 बार शेयर कर दें। अगले दिन भी इसको शेयर जरूर कर दें, दिन में 9 बजे शेयर कर दें, एक बार 11 बजे शेयर कर दें। इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है। और फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग चोर है, उसकी फेसबुक का प्रयोग करना भी पाप है। तो मेरे पाप तो धुल रहे हैं। धुल कैसे रहे कि मैं आपको बता रहा हूं फेसबुक के बारे में, देश के बारे में, चाइना की कारस्तानी के बारे में, स्वदेशी के बारे में, राष्ट्र गौरव के बारे में। तो मैं इस फेसबुक का प्रयोग करके पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। आपके पास ओप्पो का, शियोमी का, वीवो का मोबाइल फोन है, आपके पास एमआई का मोबाइल फोन है, चाइनीज मोबाइल फोन है, तो आपको पाप लग रहा है क्योंकि आपके चाइनीज मोबाइल फोन के पैसे देश का नुकसान करने के काम आ रहे हैं। तो उसका प्रायश्चित क्या है? उसका प्रायश्चित यही है कि इसी मोबाइल फोन का प्रयोग करके हमें चाइना को एक एक घर तक एक्सपोज करने का काम करना है। ये आपने यदि कर लिया तो आपके पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तो शेयर कर दीजिए, कल भी शेयर कर दीजिएगा, 2-2, 3-3, 4-4 बार शेयर कीजिए। क्योंकि फेसबुक की एक पॉलिसी क्या है कि जो ऐड के अनुसार, ऐड के ऊपर क्लिक नहीं करते, जो ऐड के अनुसार उनको बूस्ट करने के लिए पेमेंट नहीं लगाते। देखिए फेसबुक के अंदर आप कोई भी पोस्ट करते हैं तो बूस्ट का ऑप्शन आता है ना, एडवर्टाइजमेंट का। तो आप जब फेसबुक के आपका डाटा चोरी करता है, उससे तो कमाता कम से कम आपसे 2-2.5 हजार रुपए तो कमाएगा फेसबुक। लेकिन यदि आप उसकी ऐड के ऊपर क्लिक नहीं करते, उसके लिए ज्यादा मटेरियल नहीं है, तो आप जो पोस्ट करते हैं वो ज्यादा लोगों को दिखती नहीं है। मान लीजिए आपसे 5,000 लोग जुड़े हुए हैं, आप फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपने कोई पोस्ट की तो आपकी पोस्ट की रीच हो सकता है 5,000 में से 50 के पास ही जाए। तो आपने एक बार शेयर की तो 50 व्यक्तियों तक जाएगी, दोबारा शेयर करेंगे तो और दूसरे 50 व्यक्तियों तक जाएगी। तो फेसबुक के पोस्ट की रीच, जितने आपके फ्रेंड हैं, जितने आपको लाइक करने वाले हैं, जितने आपके फॉलोवर हैं, वो सबको नहीं जाती, क्योंकि सबको जाएगी तो सर्वर के ऊपर लोड पड़ेगा। फेसबुक ने
एक चालाकी की हुई है कि आप जब कोई पोस्ट करते हैं तो उसकी रीच 1 से 2% होती है। मतलब जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उस 100 लोग जुड़े हुए हैं तो 1-2 लोगों को वो दिखाई देती है। आपने भी जितने लोगों को लाइक किया हुआ, क्या सारी पोस्ट आपको आती है? नहीं आती, क्योंकि सारी पोस्ट यदि फेसबुक सबकी दिखाएगा तो उसके सर्वर के ऊपर डाटा ट्रांसमिशन लाखों करोड़ों जीबी का होने वाला है। और हर डाटा का ट्रांसमिशन, हर वीडियो का ट्रांसमिशन, हर फोटो का ट्रांसमिशन, हर टेक्स्ट का, हर पोस्ट का ट्रांसमिशन, उसमें फेसबुक का कुछ खर्चा भी लगने वाला है। तो वो ये चाहता है कि आपका डाटा तो ट्रैक करे, आपको ऐड तो दिखाए, आपके डाटा को बेचे तो सही कंपनियों को, लेकिन आप उसका नुकसान कम से कम कर पाओ। तो इसलिए पोस्ट की रीच शेयर करने के बाद भी कम होती है। तो इसका एक ही तरीका है, तो जो चीज अच्छी हो, जो देश के हित में हो, उसको 5 से 10 बार शेयर करना है, ताकि 50-50 भी पहुंचे तो 500 व्यक्तियों तक अलग अलग टाइम में वो पहुंचेगी। फेसबुक क्या चालाकी करता है कि आपके 500 व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो 50 को एक पोस्ट आपकी भेजेगा, बाकी 50 को दूसरी भेजेगा, बाकी 50 को तीसरी भेजेगा। तो सबको यह लगेगा कि मुझे पोस्ट तो आ रही है, फेसबुक कुछ चालाकी नहीं कर रहा, लेकिन कम आ रही है। तो रिसर्च की तो यह पाया कि हवा के अंदर यह विषाणु 3 घंटे जीवित रहता है, कोरोना का विषाणु। जब उन्होंने रिसर्च की तो यह पाया कि स्टेनलेस स्टील के ऊपर यह विषाणु 24 घंटे जीवित रहता है, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक। और स्टेनलेस स्टील के बारे में यह माना जाता था कि ये तो चमत्कार है, इससे कोई बहुत अच्छी धातु हो नहीं सकती। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग, हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप स्टेनलेस स्टील के सर्जरी के इक्विपमेंट, डॉक्टर की कैंची स्टेनलेस स्टील की, डॉक्टर का चाकू स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील हम दूध लेकर जाते हैं, तो दूध लेकर जाते हैं जहां खाने पीने के बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, जहां खाने पीने की बात आती है तो क्या आती है कि फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। फूड ग्रेड कौन सा है? एक स्टेनलेस स्टील होता है 304 नंबर, 304। ऐसे ही जो महंगा ये जो बर्तन है, ये तो 100-125 रुपए किलो आते हैं। जो फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील आता है और जो अच्छा, जिससे और जो सर्जिकल के इक्विपमेंट बनते हैं, वो होता है 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो, 1800 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो। उसके अंदर निकल होता है, उसके अंदर क्रोमियम होता है। तो ये सब महंगी धातु है। निकल के रेट की बात करें तो मैं 15 साल पहले की बात करूं तो 2002-3 में उसका रेट 2000 रुपए किलो होता था। आज तो बहुत बढ़ गया होगा। 10 साल से मैंने उसके बारे में कभी फैक्ट्री में मेरी बातचीत नहीं हुई। तो ये निकल क्रोमियम बनाकर स्टेनलेस स्टील हमने बनाया, तो हमने सोचा इससे अच्छा तो कुछ नहीं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ता। आपके घर की थाली, आपके घर का गिलास, कोई स्क्रैच पड़ा क्या उसके ऊपर? कभी आपने देखा हो कि उसके अंदर निशान पड़ा हो? आप इसके ऊपर रगड़ें, कुछ धातु की किसी चीज से आप रगड़ मारें, जैसे मैं इसको लोहे से रगड़ मारना भी चाहूं तो इसके ऊपर निशान नहीं पड़ेगा, कोई खरोंच नहीं आ रही। अब खरोंच नहीं आ रही तो वायरस इसके अंदर फंसेगा नहीं। आप स्टेनलेस स्टील की जगह यदि और कोई कच्ची धातु का प्रयोग करें, उसके ऊपर खरोंच आएगी। तो आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि खरोंच के अंदर जीवाणु विषाणु घुस गया तो साबुन से आप उसको साफ नहीं कर सकते, जंग हुआ तो साफ नहीं कर सकते। स्टेनलेस स्टील के ऊपर जंग नहीं लगता, ये हार्ड है, इसके अंदर स्क्रैच नहीं पड़ता। तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ये बैक्टीरिया और वायरस के प्रचार प्रसार को रोकता है। लेकिन जो रिसर्च की रिपोर्ट आई वो हमारे नागार्जुन के ऊपर, हमारे विज्ञान के ऊपर मोहर लगाती है। वो क्या कहते हैं कि स्टेनलेस स्टील के ऊपर तो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक कोरोना का वायरस जीवित रहता है। कार्डबोर्ड के ऊपर, गत्ते के ऊपर, प्लाई के ऊपर भी वो 2 से 3 दिन जिंदा रहता है। 3 दिन तक वो वायरस मरेगा नहीं। लेकिन कमाल की बात क्या बताई कि कॉपर के ऊपर जो तांबा हम प्रयोग करते थे, मेरा दिमाग कई बार चकराता था कि हमारे सुश्रुत ने 125 प्रकार के सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट बनाए, चाकू बनाए, चिमटी बनाए, अलग अलग प्रकार की चिमटियां बनाई, काटने के यंत्र बनाए, सिलने के यंत्र बनाए, लेकिन तब तो स्टेनलेस स्टील नहीं था। तो किस चीज से बनाते थे? तो आज पता लगा, जब अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शन की जो रिपोर्ट आई, आप इंटरनेट के ऊपर पढ़ सकते हैं। आपको केवल इतना डालना है कि तांबा कोरोना, केवल ये 2 शब्द डालिए, आप हिंदी में या इंग्लिश में डाल सकते हैं। कोरोना वायरस, कॉपर, ये 2 शब्द आप डाल दीजिए गूगल के अंदर, आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी। आपको मेरी बात पर आंख बंद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और आपको एक रिपोर्ट नहीं मिलेगी, आप जब सर्च करेंगे तो गूगल 2.5 सेकंड के अंदर, हो सकता है आपको 500 रिजल्ट दे। 500 2.5 सेकंड के अंदर, 2.5 सेकंड से कम भी लग सकते हैं। तो वो क्या कहती है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि तांबे के ऊपर ये वायरस केवल 4 घंटे जीवित रहता है। हवा में कितनी देर रहता है? 3 घंटे।
मतलब ऐसा बर्तन जो हवा के बराबर वायरस को, बैक्टीरिया को, फंगस को जीवित रहने दे, वो तांबा है। और ये तांबा हमारे प्राचीन काल में खूब प्रयोग होता था, खूब प्रयोग होता था, और ये तांबा ही प्रयोग होता था। तांबे के स्पर्श के गुण हमारे आयुर्वेद में लिखे हुए हैं कि तांबे में रात को पानी रख दिया जाए और सुबह उसको पी लिया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, ये बताया है आयुर्वेद में। उनके पास कोई अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नहीं था, उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं था, तो कैसे बताया? अब उन्होंने बताया, इसका रीजन बताया कि होता क्या है। जब कोई वायरस स्टेनलेस स्टील के ऊपर जाता है तो इसकी कोई केमिकल रिएक्शन इसके निकल से, इसके क्रोमियम से, इसकी धातु के साथ नहीं होती। लेकिन जब वो कॉपर की सतह के ऊपर बैठता है वो कोरोना का वायरस, तो कॉपर के जो कॉपर आयंस रहते हैं वो उस वायरस की आउटर बॉडी को रैप्चर कर देते हैं। वायरस क्या है? वायरस देखिए, होली में आपने गुब्बारा फुलाया है ना, होली के गुब्बारे में एक बाहर गुब्बारा होता है प्लास्टिक का और अंदर पानी भरते हो आप, तो ऐसे ही वायरस के अंदर बाहर एक फैट की या प्रोटीन की एक लेयर होती है गोल गोल, उस लेयर के अंदर उसका आरएनए या डीएनए मटेरियल भरा होता है। वो बाहर की जो लेयर है फैट की और प्रोटीन की, वो लेयर उसको अंदर के आरएनए डीएनए को प्रोटेक्ट करती है। और जब वो लेयर अगर हट जाए, अब साबुन से हम हाथ धोते हैं तो क्या होता है, वो जो बाहर की लेयर है आरएनए और डीएनए के बाहर जो प्रोटीन की और फैट की लेयर है, वो जब साबुन का कास्टिक सोडा, साबुन का जो एसिडिक मटेरियल उसके फैट के कांटेक्ट में आती है, प्रोटीन के कांटेक्ट में आती है, तो उसको फाड़ देती है। और उसको फाड़ने में 20 सेकंड का समय लगता है। तो इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी हाथ धो तो 20 सेकंड तक रगड़ने चाहिए, ताकि उस वायरस यदि है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, तो उसके बाहर की फैट और प्रोटीन की लेयर रैप्चर हो जाए। और रैप्चर हो जाएगा तो उसका आरएनए और डीएनए का मटेरियल बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, वो एक तरीके से किल हो जाएगा। ऐसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ऐसे ही मरते हैं। ये इसका मोटा मोटा सा सिद्धांत है। मैं कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूं। मेटलर्जी तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, ये डॉक्टरी तो, और ये बैक्टीरिया वायरस के बारे में तो मैंने बहुत कम पढ़ा है। तो ये ऐसे वायरस मरता है। तो तांबे की सतह पर होता क्या है, जो कॉपर के आयन है, कॉपर के आयंस उस बैक्टीरिया के बाहर वैसा ही इफेक्ट करते हैं जैसे साबुन करता है, जैसे सैनिटाइजर करता है। कॉपर के आयन उस बैक्टीरिया के, उस कोरोना के आउटर लेयर को रैप्चर कर देते हैं। और जब आउटर लेयर को रैप्चर कर देते हैं तो वो वायरस मर जाता है। मरा हुआ वायरस, जैसे अंदर वायरस है, गिलास के अंदर कॉपर का गिलास है, उस कॉपर के गिलास में वायरस है, उस 4 घंटे वो वायरस रहा, तो कॉपर के आयन ने वायरस के साथ केमिकल रिएक्शन की, वायरस को उसने किल कर दिया। वायरस वहां पर है, आपने पानी डाला, उस किल किए हुए वायरस को आपने पी भी लिया, तो वो आपके सेल्स के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जाकर मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। देखिए कितना बड़ा विज्ञान है, कितना बड़ा विज्ञान है, अद्भुत विज्ञान है। कॉपर बनाया हमारे पूर्वजों ने, बहुत पहले बनाया, यूरोप में, यूएसए में बना, उससे पहले बनाया। और उस कॉपर के ऊपर कोरोना वायरस केवल 4 घंटे जीवित रहता है। इतना उच्च धातु का विज्ञान हमारा रहा है। तो ये हमारा सुपर साइंस रहा है। भस्म कैसे बनती है, लो भस्म कैसे बनती है, मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ताकि आप, कल हम और बाकी डिटेल में बात करेंगे। थोड़ी सी बातचीत करूंगा, ताकि बाकी बातचीत कल करेंगे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने जो किया, जो हम लोगों ने किया, जब कोई भस्म बनाई जाती है तो उस भस्म के बनाने में मैं आपके सामने केवल एक भस्म की बात करता हूं, लोहे की भस्म की। लोहे की भस्म जब बनाई जाती है तो लोहे की भस्म में लोहे की एक वैरायटी ली जाती है। जैसे 100 ग्राम आपने लोहा लिया तो उसके 16 गुना ज्यादा उसका त्रिफला लेते हैं, फिर उसको 28 गुना ज्यादा उसका में पानी लेते हैं। त्रिफला को 8 गुना जल में भिगोकर रात में उसको भिगोकर रखते हैं, फिर उसको आग पर चढ़ाते हैं, फिर उसका क्वाथ बनाते हैं। फिर जब वो 1/4 बच जाता है तो उस क्वाथ को तैयार करके लोहे के पत्रों को आग के ऊपर चढ़ाते हैं। गर्म होने के बाद इन पत्रों को फिर त्रिफला के अंदर बुझाते हैं। इस लो पत्र को त्रिफला के अंदर ये बुझाने की प्रक्रिया 7 बार करते हैं। और 7 बार करने के बाद कई इसके अंदर और शुद्धिकरण का काम करते हैं। इसको गोमूत्र में, इसको छाछ में, इसको एलोवेरा के अंदर अलग अलग तरीके से इसकी भावना देते हैं। फिर कितने पुटी बनानी है, 100 पुटी बनानी है या 1000 पुटी बनानी है, मतलब गज पुटी या सहस्त्र पुटी जो भस्म बनानी होती है, उतनी बार इस प्रोसेस को दोहराया जाता है।
तो हर चीज का कोई ना कोई इफेक्ट होगा। आंवले के अंदर आंवले के विटामिन का कुछ असर होगा, हरड़ बहेड़ा का कुछ असर होगा, उसके साथ साथ त्रिफला का कुछ असर होगा, जल का कुछ असर है, गाय की छाछ का कुछ असर है, कुल दाल के पानी का असर है, एलोवेरा के क्वाथ का असर है। तो ये सारी चीजों की केमिकल रिएक्शन को कैसे समझा होगा, कितना बड़ा विज्ञान हमारे भारत में रहा होगा। मैं नतमस्तक हो जाता हूं महर्षि चरक के सामने, महर्षि सुश्रुत के सामने, नागार्जुन के सामने, हमारे भारत के ऋषियों के सामने, कि इतना अद्भुत विज्ञान हमारे भारत देश में रहा।